नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। गुजरात में 58 साल बाद CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने के मायने हर कोई अपने तरीके से तलाश रहा है। गुजरात में CWC की बैठक को लेकर सियासी गलियारों में दिलचस्पी इसलिए भी ली जा रही है क्योंकि अब गुजरात के PM रह चुके नरेंद्र मोदी का गढ़ इसे माना जाता है और लोकसभा चुनाव भी सिर पर है। ऐसे में अहमदाबाद में CWC का आयोजन करके राहुल गांधी सीधे PM मोदी को उनके ही घर में चुनौती देने जा रहे हैं। इस तर्क के भी कई प्रमाण मौजूद हैं। CWC के दौरान ही पाटीदार आंदोलन से चर्चित हुए हार्दिक पटेल भी कांग्रेस का हाथ थामेंगे। पहली बार महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी, लेकिन क्या वाकई इतने ही मायने हैं इसके या फिर कांग्रेस अंतर्कलह को रोकने की कोशिश भी करेगी? अभी हाल ही में उसके 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यहां तक कि अल्पेश ठाकोर के बारे में भी ये सुनने को मिल रहा है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि ठाकोर की खबर पुष्ट होने से पहले ही दम तोड़ गई। ऐसे में राहुल गांधी के लिए मोदी को चुनौती देना कितना आसान होगा, इसी पर हम बहस करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। CWC की बैठक गुजरात में अगर हो रहे हैं तो उसके अपने मायने हैं और इन्हीं मायनों को हम तलाशने की कोशिश करेंगे क्योंकि हार्दिक पटेल भी कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। आज की तारीख उन्होंने पहले ही घोषित कर दी थी कि आज वो कांग्रेस में शामिल होंगे। विचारधाराएं पहले से ही एक थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होंगे हार्दिक पटेल। और इधर क्या चुनौतियां हैं टिकट को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर, अंदर खाने जो मतभेद हैं उसको लेकर, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि नरेंद्र मोदी के गढ़ में अगर राहुल गांधी उन्हें चुनौती दे रहे हैं और ये स्थान, ये जगह उन्होंने चुनी है, तो इसके क्या मायने हैं? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शबनम पांडे बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनय सिंह समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से रहेंगी हमारे साथ, और OP यादव जुड़ गए हैं, चुनाव विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियंका गुप्ता, मैं आपसे ही शुरू करती हूं क्योंकि कांग्रेस की बैठक की हम बात कर रहे हैं। CWC की बैठक गुजरात में, इसके क्या मायने हैं? गुजरात को क्यों चुना गया? क्या सीधी टक्कर नरेंद्र मोदी को, सीधी चुनौती नरेंद्र मोदी को देने के लिए सबसे मुफीद जगह गुजरात लगी आप लोगों को? देखिए, गुजरात जिस तरह से गांधी जी का क्षेत्र है और सत्यमेव जयते की बात उन्होंने कही थी, तो मैं कहती हूँ कि आज जुमलों के खिलाफ जो झूठ की लड़ाई, जुमले और झूठ की लड़ाई के खिलाफ जो सत्य की लड़ाई है, वो वहीं से स्टार्ट की गई है, जहाँ से गांधी जी ने 12 मार्च को ही एक दांडी यात्रा शुरू की थी। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ऐतिहासिक एक तरह से जो है उनकी रैली होगी, ऐतिहासिक जो CWC की रैली है वो होगी। और आप देखिए कि किस तरह से सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं, जो हमारे जितने भी सीट्स के नेतृत्व हैं वो सारे वहाँ पर जा रहे हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से 2017 में जो चुनाव था, जिसमें दावा किया गया था कि 150 सीटें आएंगी, पर वो 99 सीटों पे ही सिमट गया था। तो उस तरह से अब देखने की बात यह है कि किस तरह से हम अपनी बात लोगों को तक पहुंचाते हैं और लोग किस तरह से समर्थन करते हैं, क्योंकि जो चुनाव का मूड है, जो लोगों जनता का मूड है, वो उस तरह से चेंज हो रहा है। आज जनता को विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए कई तरह के जो है चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। विकास के मुद्दों पर बात हो रही है, अब छोटे व्यापारियों के मुद्दों पर बात हो रही है, किसानों के मुद्दों पर बात हो रही है, और उसके साथ में आप देखिए तो बेरोजगारी के मुद्दों पर जिस तरह से बात हो रही है, तो वो सारी चीजें निकल के सामने आएंगी चुनाव के इस समय, इलेक्शन के टाइम पर, और जनता उसी के हिसाब से अपना मूड बनाएगी, जनता उसी के हिसाब से अपना एक नेतृत्व डिसाइड करेगी। तो ये सारी चीजें देखते हुए जिस रैली को आज एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। आप कह रही हैं कि जनता का मूड बदल रहा है, लेकिन मूड बदलता हुआ तो आपके विधायकों का लग रहा है। अब एक एक करके बीजेपी में अगर विधायक शामिल होंगे तो आप लोगों के लिए चिंता का सबब है कि नहीं? नहीं, आप जिस तरह से देखिए बीजेपी के लोग भी निकल के और अन्य पार्टियों के लोग भी निकलकर सामने आ रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत मनमुटाव और मतभेद तो हर पार्टी में रहता है। अगर आप बीजेपी की बात करिए तो उसमें कहीं शिवसेना के साथ में जो है उनका मनमुटाव रहता है, कहीं राजभर जी के साथ उनका मनमुटाव रहता है। तो आप सावित्रीबाई फुले को ही ले लीजिए, वो कांग्रेस में ज्वाइन करती हैं। तो इस तरह से मन मुटाव तो आपस में चलता ही रहता है और ये सारी चीजें सामने निकल के आएंगी। और जनता, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जनता की समस्याएं कहाँ तक जो है सॉल्व हुई हैं। 5 साल के जो कार्यकाल में जो जनता के साथ इन्होंने झूठे वादे किए, आज लड़ाई उस बात की है कि इन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए, जनता को जुमलेबाजी दी।
आप पूछिए इनसे कि कहाँ है स्मार्ट सिटी, आप पूछिए इनसे कहाँ है जो है रोड के गड्ढे भरने वाली बात, कहाँ है 15 लाख, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है नोटबंदी क्यों की गई थी, आज तक ये बता नहीं पाए। एक आरटीआई के द्वारा ये पता चला कि नोटबंदी के समय पुराने जो 500 और 1000 के नोट पेट्रोल पंप पे बदले गए थे और जो टिकट बुकिंग के समय थे उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आज जनता पूछना चाह रही है कि कितना काला धन वापस ले आए आप, और कितना जो है आपने कहा 5 सालों में 15 लाख रुपए आप जो काला धन आएगा उससे लोगों के खाते में डालेंगे, वो सब कहाँ है? जुमलेबाजी ही तो साबित हुई एक तरह से। ठीक है, जो मतभेद की आप बात कर रही हैं और कांग्रेस ये मान भी रही है कि मतभेद है भीतर खाने, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मतभेद सभी पार्टियों में होते हैं, उसी तरह से ये भी हैं। लेकिन जो स्थिति अभी बन रही है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के तौर पर, उसमें इन मतभेदों के क्या मायने हैं? उन्हें सुलझाने के लिए कांग्रेस को कितनी माथापच्ची करनी पड़ेगी? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कांग्रेस के बड़े नेताओं को किस तरह से बैठकें करनी होगी? हम ये समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी कोशिश करेंगे समझने की कि हार्दिक पटेल का शामिल होना ये गुजरात की राजनीति को कितना प्रभावित करेगा, कांग्रेस में शामिल होना। अभी ये भी खबर आ रही थी कि अल्पेश ठाकुर जो है वो नाराज चल रहे हैं, वो दामन जो है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर वो अटकलें साबित हुई हैं। फिलहाल ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इन सब के बीच गुजरात की पॉलिटिक्स और गुजरात की पॉलिटिक्स का जो असर है पूरे देश की पॉलिटिक्स पर, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है और अगर कोई सेंटर में है, कोई केंद्र में है इन इलेक्शंस के फिर से एक बार, तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं और उन्हें सीधी टक्कर दे रहे हैं राहुल गांधी। हम सीधा रुख करते हैं फिलहाल शबनम पांडे जी, आपका जो बातें प्रियंका कह रही हैं यहां पर उनका जवाब आपको देना चाहिए। वो ये कह रही हैं कि लोग जो हैं मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, भले ही उन्हें भटकाने की कोशिश की जाए, लेकिन मुद्दे जो हैं सबसे अहम हैं। और गुजरात में अगर सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है तो वहां पर भी उन्हीं मुद्दों को याद दिलाने की कोशिश जनता को कांग्रेस कर रही है। देखिए शुभ्रा जी, बड़ा ही हास्यास्पद है कि 58 साल बाद महात्मा गांधी याद आते हैं, उनके आंदोलन याद आते हैं कांग्रेसियों को, जो कि आजादी की लड़ाई को हमेशा मुद्दा बना के उसको बेचा करते हैं, जबकि स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का सुध लेने को इनको समय ही नहीं है, ये इतने व्यस्त रहे। 52 साल 272 दिन राज करने के बाद, भारत में सत्ता पे रहने के बाद भी आज उन मुद्दों की बात कर रही हैं ये जिनको इन्होंने अनदेखी किया। और जनता जानती है कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको पूरा किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जिसको कि आजादी के 10 साल में पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन उसको आज भी जनता तरस रही है। बिजली के लिए, गैस के लिए, आवास के लिए, शौचालय के लिए। शर्म आती है कि शौचालय भी हमारे देश में नहीं था सभी के घरों में। महात्मा गांधी जो स्वच्छता अभियान जो हमारे पार्टी ने चलाया, हमारी सरकार ने चलाया, स्वच्छता महात्मा गांधी की सबसे पहला नारा था। शहरों के नाम बता दीजिए जहां स्वच्छता हो गई हो, पहले से ज्यादा स्वच्छता। आप 4 शहरों के नाम बता दीजिए। देखिए, आप उंगली उठाना जानते हैं, आपके पास मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जनता उंगली उठा रही है, जनता ये सवाल पूछ रही है। जनता को अब बरगलाने का समय गया। जनता जानती है भारत को गरीबी हटाओ का नारा। आप ये बताइए, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। कौन सा क्या अमेठी से गरीबी हटा सके? को क्यूटो सिटी बना दिया आप बताइए। अमेठी तक से गरीबी बनारस को आपने क्यूटो सिटी, आप बताइए जितने गांव मैं आपके बारे में नहीं बोली थी, सुन लीजिए। अगर जवाब देने की हैसियत वो बता दीजिए कहाँ है इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के जुमले बोलती थी। जुमले नहीं क्या थे, गरीबी अमेठी से भी हटा सकती? हटाने के लिए उन्होंने जो मनरेगा दिया आज भी कारगर है। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी आपके आने के बाद से बढ़ी है। आपके शोर मचाने से घोटाले हम नहीं मचा रहे हैं, घोटाले तो आप बताइए। प्रधानमंत्री जी रफेल की भूमिका का आंकड़ा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रफेल की फाइलें चोरी हो जाती है, ये तो ऐतिहासिक चोरी हुई है। रफेल की फाइल चोरी हो गई, वो भी रक्षा मंत्रालय से। देखिएगा, ये हास्यास्पद है कि रफेल की फाइल चोरी हो गई, वो भी रक्षा मंत्रालय से। उसका जवाब आप क्यों नहीं देती हैं कि नहीं चोरी हुई है? इसका कभी आप कहते हैं चोरी हो गई, कभी कहते हैं फोटोकॉपी होने के लिए। एक करके डिसाइड करिए ना, ठीक है, आप पहले डिसाइड करिए कि क्या बोलते हैं आप देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को मैं आपकी
लोगों के पास आती हूँ वापस, आप लोगों के पास वापस आती हूँ, लेकिन विनय सिंह का मैं रुख कर रही हूँ। प्रियंका जी, शबनम जी, एक सेकंड, मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ वापस, आ रही हूँ मैम। शबनम जी, मैं आ रही हूँ वापस, एक सेकंड, एक के ऊपर एक मत बोलिए मैम, एक साथ मत बोलिए मैम, कुछ सुनाई नहीं देता है। डिबेट का जो डेकोरम है इसको मेंटेन करिए। मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर रही थी कि डेकोरम मेंटेन करेंगे, आप लोगों को मुझे कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लीज एक साथ मेंटेन करना, ठीक है, मैं आपके पास फिर से वापस आती हूँ। लेकिन फिलहाल विनय सिंह का मैं रुख कर रही हूँ, समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश में सियासत चल रही है और जो समीकरण चल रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आप लोगों का लक्ष्य एक है। ये आप लोगों ने भी कहा है कई बार, कई मंचों पर, समाजवादी पार्टी के लीडर्स ने भी और कांग्रेस के लीडर्स ने भी, कि लक्ष्य एक है लेकिन रास्ता जो है वो अलग लग रहा है। लेकिन जो रूपरेखा होनी चाहिए थी गठबंधन की, वो बहुत बदली, और आज जो हम देख रहे हैं वो कांग्रेस अलग है और समाजवादी पार्टी, बसपा, बाकी पार्टियां अलग हैं। लेकिन जो हम अभी बात कर रहे हैं कि सीधे नरेंद्र मोदी के गढ़ में उन्हें चुनौती देना, अगर CWC की बैठक के लिए कांग्रेस ने गुजरात को चुना है तो इसके मायने आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये कांग्रेस का बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस है जो उसने उत्तर प्रदेश में भी दिखाया है और ये कहा है कि वो अकेले सक्षम है चुनाव लड़ने में? देखिए शोभा जी, आपने कहा ना कि लक्ष्य एक है, विचारधारा एक है, और हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है कि देश को बचाना है, किसी भी तरह से देश को बचाना है। देश में जो संविधान के ऊपर खतरा है, हमको उसको बचाना है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से 5 साल सिर्फ झूठ बोलने का काम इन्होंने किया है, हमें उस चीज से जनता को निजात दिलाना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश में कार्य करके एक कार्य का सिनेरियो रखा है जनता के सामने, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 साल सिर्फ झूठ बोलने में लगा दिया। जब हम अभिनंदन जी का इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान में जब उनको बंदी बनाया था, तो बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री हम इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है अभिनंदन की अगवानी के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री उसी के बीच में 6 एयरपोर्ट चुपके से बेच देते हैं। बताइए कौन सा, ये कैसा खेल है? अडानी के लिए, अंबानी के लिए आप खेल खेल रहे हैं? आप आए हैं जनता के लिए कि अडानी अंबानी के लिए आए हैं? आप ये बताइए, भारत देश को बांट करके आज भी घूम रहा है, नए देश का तो निर्माण नहीं हो सकता ना। हमारा भारत देश एक ऐसा गुलदस्ता है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई स्ट्रैटेजी के तहत वापस आए हैं। हमारे कांग्रेस और सपा किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, 1.5 किलोमीटर पे जो है पहनावा बदल जाता है। एक ऐसा स्वरूप हमारा भारत है जिसके पूरा विश्व कायल है। आप ऐसे सुंदरता को उधेड़ने का काम कर रहे हैं जिसको उधेड़ने नहीं दिया जाएगा, देश को बंटने नहीं दिया जाएगा। देश के एकता के लिए हम लोग सब लोग एकजुट है। हम आने वाले 2000 चुनाव में हम मोदी जी को हटाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एकजुट कहाँ है? जो पहली सूची जारी हुई उम्मीदवारों की, उससे ये तो साफ हो गया कम से कम कि अब जो गठबंधन की अटकलें कहीं लग रही थी अंदर खाने, उस पर विराम लग गया। तो एकजुट कहाँ है? एकजुट होना चुनावों में ऐसे ही कहते हैं ना, क्या तो प्री पोल कर लीजिए आप अलायंस, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि मतभेद बहुत गहरे हैं। देखिए, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई तब भी 2 दल हुआ करते, एक नरम दल और एक गरम दल, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक था और देश से अंग्रेजों को हटाया गया। उसी तरह से हमारा लक्ष्य एक है, राजनीतिक पार्टियों से अपील मैं जरूर करना चाहती हूँ कि आजादी की लड़ाई और ये जो राजनीतिक चुनावी लड़ाई है उसको कंपेयर कम से कम ना करें सर। ये आजादी की लड़ाई की जरा तौहीन हो जाती है जब आप कंपेयर करते हैं। इनका लक्ष्य एक है, लक्ष्य हमने बताया तरीका, लक्ष्य एक है, उसी तरीके से हमारा लक्ष्य एक है। हम भी मानते हैं इस देश के लिए हानिकारक है हमारे प्रधानमंत्री जी। आप ये बताइए, भारत माँ की इज्जत के लिए भारत माँ होती क्या है? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं है। भारत माँ का मतलब होता है देश की राष्ट्रवाद। आप देश की जनता ही भारत माता है, कैलेंडर और फोटो नहीं है भारत माता। अगर आप देश की जनता को खुशहाल नहीं रख पाएंगे, अगर हमारे देश का किसान आत्महत्या कर रहा होगा, हमारे देश में गरीब भूखे मर रहे होंगे, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं होगा, तो आप बताइए भारत माता क्या खुश होंगी? नहीं खुश होंगी। इसलिए हम कहते हैं इस देश के लिए
इस देश के लिए, एका के लिए, इस अखंड भारत के लिए मोदी का हटना बहुत जरूरी है। उसका उदाहरण हमने सपा बसपा गठबंधन के रूप में दिया है, जिसको देखा है आपने संत कबीर नगर में इनके विधायक और सांसद इतना भयभीत है अपने चुनाव हारने से कि वह जो आपस में जूतम प्रचार करने लगे, इनका डर इनको दिखाई दे रहा है। आज की स्थिति ये है कि इनके पास लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है। ये इंतजार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किसको टिकट नहीं देगी, नहीं लड़ पाएगा, हम उसके ऊपर डोरे डालें। इनके बाद प्रत्याशी नहीं उत्तर प्रदेश में मिल रहे ढूंढे से, इतना भयभीत है हमारे किए गए कार्य, जैसे मेट्रो हुआ, जैसे आगरा एक्सप्रेस वे हुआ, जैसे एलिवेटेड रोड हुआ, तमाम ऐसे कार्यों की फहरिस्त है जिससे ये घबराए हुए। ठीक है, मैं शबनम जी आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन ओपी यादव जी का हम रुख करते हैं और जरा गुजरात के हालात को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिलहाल लोकसभा चुनावों के पहले हम ये बात कर रहे हैं, तारीखें घोषित हो गई हैं, इसलिए हर एक राज्य जो है जरूरी है समझना, उनके हालात समझना जरूरी है, और हर एक राज्य का जो प्रभाव है वो दूसरे जगहों पर भी पड़ेगा, दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा, वहां के समीकरणों पर भी पड़ेगा। अगर बात गुजरात की हो रही है तो समझ लीजिए कि उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी पड़ेगा, और कांग्रेस अगर वहां पर मजबूत महसूस कर रही है तो जो आने वाले इलेक्शंस हैं उस पर किस तरह से उसका इफेक्ट है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुजरात और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। गुजरात में सीडब्ल्यूसी बैठक करने का मतलब है ओपी यादव जी कि वहां पर नरेंद्र मोदी को चुनौती देना। दूसरा, 2017 का जो विधानसभा चुनाव है गुजरात का, वो हमें याद है, और उसमें राहुल गांधी जिस तरह से उभरे थे, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जिस एक अच्छे प्रदर्शन की दरकार राहुल गांधी को लगातार थी वो गुजरात में पूरी हुई थी। भले ही वो जीते नहीं थे, भले ही सीटें बीजेपी की अपेक्षा कम थी, लेकिन जितनी सीटों पर जीते थे, जो बढ़त हासिल हुई थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और वो सबने नोटिस किया था। उसका क्रेडिट जो है वो राहुल गांधी को मिला, क्योंकि उन्होंने वहां पर मेहनत की थी। उसके बाद अगर लोकसभा इलेक्शंस में गुजरात का चुनाव कर रही है सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए कांग्रेस, तो इसके क्या मायने हैं? क्या वो कॉन्फिडेंस जो है वो आगे काम करे, इसकी कोशिश है? देखिए सुब्रा जी, जहां तक गुजरात की बात है, जिस तरह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अहमदाबाद में हो रही है, एक तो गांधी जी की जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी का गुजरात मॉडल है, जो आगू गुजरात आपड़ू गुजरात, विशिष्ट गुजरात, अपना गुजरात का जो नारा जो भारतीय जनता पार्टी एज ए चीफ मिनिस्टर, जब नरेंद्र मोदी साहब वहां गांधीनगर में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय से ही गुजरात की रोल मॉडल की बात होने लगी और उसको बहुप्रचारित ढंग से देश भर में प्रचार किया गया, और 2014 में बड़ी जमीन तैयार हुई भारतीय जनता पार्टी की। तो जो कांग्रेस ने नहले पे दहला देने का काम किया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के रणनीतिकारों में ये दिमाग में ये बात जरूर है कि दुश्मन को उसके गढ़ में घुस करके उससे लड़ाई लड़ा जाए, और एक सांकेतिक तौर पर देखिए राजनीति संकेतों और संदेशों से चलती है, और जो अहमदाबाद में आज हो रहा है इसके दो मायने हैं। एक सबसे बड़ा मायने ये है कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी सीधे यूपीए बनाम एनडीए की लड़ाई में अपना जो कद काठी है उसको नरेंद्र मोदी से सीधे भिड़ते दिखाई देना चाहते हैं। एक तो कांग्रेस की रणनीतिकारों की ये प्रक्रिया है, और दूसरा जो सामाजिक ताना बाना है देश का, जैसे राष्ट्रवाद का मुलम्मा जो भारतीय जनता पार्टी ने एयर स्ट्राइक के बाद देश में चढ़ाने की कोशिश की है, और जिस तरह कांग्रेस ही जवाब देती नजर आई, बहुत ज्यादा किसी क्षेत्रीय दल के नेता की प्रतिक्रिया आपने नहीं देखी, तो कहीं नहीं राष्ट्रवाद के मुलम्मे में जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रहा है उसमें सामाजिक जो ताना बाना है देश का, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, गुजरात में जैसे आप देखिए कि राजपूत वर्सेस पटेल चलता है, क्षत्रिय वर्सेस दरबार चलता है, इसी तरह पवार बनाम पाटिल महाराष्ट्र में है, राव बनाम रेड्डी है, ओकालिंगा बनाम लिंगायत है, आप भूमिहार बनाम यादव बिहार में चलता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सोशल कॉम्बिनेशन चलते हैं। तो जो गुजरात का सामाजिक ताना बाना है, आप देखिए पास का जो आंदोलन चला, पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति का जो पाटीदार अनामत आरक्षण समिति का जो आंदोलन चला, इस आंदोलन से हार्दिक पटेल मुख्य भूमिका में आए, और आप देखिए कि पिछले गुजरात के चुनाव में पाटीदारों की बड़ी भूमिका रही, और गुजरात का जब से निर्माण हुआ, जब से महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ, उनके पहले चीफ मिनिस्टर देखिए बाबू भाई जसभाई पटेल से लेकर के चिमन भाई पटेल, केशु भाई पटेल तक सारे मुख्यमंत्री पाटीदार समाज से रहे, तो पाटीदार समाज की बड़ी भूमिका रही। दूसरा जो खान
खाम थ्योरी जिसपे कांग्रेस वहां लगातार 80-84 में अमर सिंह चौधरी और माधव सिंह सोलंकी वहां चीफ मिनिस्टर रहते आए हैं। क्षत्रिय, आदिवासी, हरिजन, मुस्लिम, जिसको खाम थ्योरी कहते हैं। ये जो फार्मूला है कांग्रेस का, इसमें पाटीदार इंटेक्ट होने से निश्चित रूप से 1989 में जैसे चिमन भाई पटेल का जनता दल का अलायंस था, कांग्रेस उस तरफ बढ़ गई। नहीं, लेकिन ये मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर कि इन 3 लड़कों की लगातार बात हो रही थी, जो इलेक्शन में युवा चेहरे आए, गुजरात में आए, और उन्हें हम सब ने देखा, लोगों में अपील बहुत ज्यादा रही, रैलियों में भीड़ जुटाना हो या फिर लोगों तक अपनी बात पहुंचानी हो। एक जिस तरह के बयान आते हैं, हार्दिक पटेल हुए, जिग्नेश मेवानी हुए या फिर अल्पेश ठाकुर हुए। अल्पेश ठाकुर सबसे पहले कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन हार्दिक पटेल को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि उनकी उम्र भी कम रही और इलेक्शन लड़ने के वो नहीं थे के लिए तैयार पिछली बार। लेकिन इस बार वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और हालात जो हैं बदलेंगे। लेकिन जो युवा चेहरों की हम बात कर रहे हैं, भले ही उनकी लोगों में अपील हो, पाटीदारों की आप बात कर रहे हैं और उनकी राजनीति जो है वहां पर कितनी मजबूत है ये भी हम जानते हैं, और हार्दिक पटेल का उसमें कितना से है, उसमें कितना महत्व है वो भी हमारे सामने है। लेकिन उस महत्व को, उस अपील को वोट में तब्दील करना, ओपी यादव जी, चूंकि आप चुनावी विश्लेषक हैं और आप देखते रहे हैं कि किस तरह से समीकरण बदल जाते हैं, लोगों में एक अपील होना या फिर लोग किसी को पसंद करते हैं और वोट में तब्दील हो जाना, इन दोनों के बीच फर्क कितना है, फासला कितना है जिसे अभी पूरा करना पड़ेगा? देखिए, जो आज का जो डेवलपमेंट है अहमदाबाद का, जहां तक जैसे तीनों नौजवान नेताओं की बात किया, एक तो गुजरात में पहले सामाजिक संगठनों के साथ कांग्रेस ने अलायंस पॉलिटिक्स की शुरुआत की, चाहे अल्पेश ठाकुर बैकवर्ड कम्युनिटी में प्रासंगिक रहे हों और चाहे ऊना आंदोलन से उभरे जिग्नेश मेवानी जो कांग्रेस के एमएलए हो गए। तो ये तीनों दलित आंदोलन से बैकवर्ड आंदोलन और उसके बाद पाटीदार। देखिए, पाटीदार जो भी गुजरात की जो तासीर है, गुजरात में पाटीदार और खासकर पटेल समुदाय अपर क्लास में आता है। तो जैसे उत्तर भारत में आप ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ की जो मानसिक प्रक्रिया है, जो मेंटलिटी है, तो पाटीदार भी कहीं ना कहीं उसी से ओतप्रोत नजर आता है। और आप शुरुआती 89 के पहले का देख लीजिए, पाटीदारों का रुझान जब जब कांग्रेस के साथ आया, कांग्रेस ने गेन किया, लेकिन ज्यादातर एंटी कांग्रेस वहां रहा। पाटीदारों का रुझान हार्दिक पटेल के रूप में एक बड़ा सामाजिक आंदोलन हुआ, तो जो भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड से पाटीदारों को पूरी तरह, मतलब 100% कांग्रेस के फोल्ड में ले आना, ये हार्दिक पटेल नहीं, पूरी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन जो क्षत्रिय, आदिवासी, हरिजन, मुस्लिम जो इंटैक्ट है, वहां का खाम थ्योरी है, इसमें अगर पाटीदार 30%, 40% भी हार्दिक पटेल के नाते वोट करता है, तो आप 26 पार्लियामेंट वाले गुजरात का सेगमेंट बिल्कुल बदल जाएगा। वो वहीं पहुंच रहा है जैसे आप याद करिए कि 14 का रेशियो रहता था, 14 भारतीय जनता पार्टी, बाकी कांग्रेस। देखिए, एक जो आदिवासियों का एरिया है, छोटा उदयपुर और इधर का एरिया है, यहां पर कांग्रेस मजबूत रही है। राजकोट और द्वारका साइड के एरिया में कांग्रेस मजबूत रही है। लेकिन जो पाटीदारों का गढ़ है, सूरत है, महसाणा साइड का एरिया है, इसमें अगर पाटीदार इंटैक्ट करता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकारों के लिए, भारतीय जनता पार्टी की भी तो अपनी रणनीति है जो बीच बीच में सामने आई है पटेलों को लुभाने के लिए। देखिए, भारतीय तो जनता वो पार्टी लोग कैसे फिर आगे मुकाबला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा काम किया जो विजय रूपाणी को फिर से चीफ मिनिस्टर बनाया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पता है और उस पर काम भी कर रही है। और सेंटर की मिनिस्ट्री देखिए, तो जिस तरह पाटीदारों का प्रतिनिधित्व है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है, उसको साफ साफ पता है कि इस पे काम करेगी कांग्रेस। और जो अघोषित रूप से हार्दिक पटेल का समर्थन था, पूर्णकालीन समर्थन होगा, आज के बाद वो पार्टी मैन, कांग्रेस मैन हो जाएंगे। तो अब पार्टी मैन की तरह जब बिहेव करेंगे तो जो मध्यम मार्गी जो वोटर था पाटीदारों का, वो वापस बीजेपी की तरफ रुख कर सकता। लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा कि अगर 50-60% भी वोट पाटीदारों का शिफ्ट हुआ तो खाम थ्योरी को बड़ी ताकत मिलेगी। ठीक है, शबनम पांडे जी, जो आप जवाब देना चाह रही थी विनय सिंह जी की बात का, वो अब दीजिए। और आपसे सवाल ये भी है, जो पाटीदार वोटर की हम बात कर रहे हैं, हार्दिक पटेल का कांग्रेस में शामिल हो जाना, ये बीजेपी को एक बड़ी चुनौती है। और जो स्थिति हमने देखी थी 2014 में, जहां पर 26 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, लेकिन पाटीदारों का वोट अगर शिफ्ट होता है हार्दिक के आ जाने से, तो बीजेपी के गढ़ में उसके वोटर्स में सेंध लगाकर कांग्रेस आप लोगों को परेशान कर सकती है। देखिए शुभ्रा जी, एक किसी भी जाति विशेष का नेतृत्व करना और नेतृत्व करके भीड़ इकट्ठा कर लेना,
ये चुनाव में मामूली सी बात है। और जिस तरीके से हार्दिक पटेल के लिए कहा जा रहा है कि इन्होंने जो भीड़ इकट्ठा की इतने बड़ी संख्या में और वो उसको वोट में तब्दील कर पाएंगे, मैं पूरी तरीके से कहती हूँ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि राहुल गांधी जी पिछले चुनाव 2014 में भी चुनाव में जहां जाते थे भीड़ इकट्ठा कर लेते थे, पर उन्होंने एक ऐतिहासिक हार दर्ज किया उस चुनाव में। और यही बात गुजरात एक, वैसे तो 2017 गुजरात तो याद होगा, पूरा भारत देश है, लेकिन 2017 गुजरात विधानसभा इलेक्शन में जो हुआ वो तो राहुल गांधी की सफलता ही कही जाएगी। नहीं, देखिए राहुल गांधी की अगर सफलता कही जाएगी तो एमपी में भी आप कहिए कि हमारी सफलता है, राजस्थान में भी हमारी सफलता है। देखिए हार और जीत होती है, इसको सफलता में हम नहीं कह सकते। ठीक है, कहीं आंदोलन शुरू हुआ, भावेश यहाँ के लोगों ने आगे थोड़े वोट दे दिया, जो लेकिन समीकरण है वो अलग है लोकसभा इलेक्शन नहीं में। है। कई पार्टियां हैं, सभी पार्टियां मिलकर ये कह रही हैं कि बीजेपी को हटाना ही मकसद है, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि यहाँ पर समीकरण अलग है। अगर थोड़ी सी सीटें भी बढ़ती हैं तो सीधे बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। शुभ्रा जी, ये तो देखिए विपक्षी जितने हैं उनका एक ही विचारधारा है कि भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार को अहमियत दो, ये विचारधारा है इनकी। विचारधारा और कुछ नहीं है। संविधान को कौन बचाने इमरजेंसी में गया ये पूछेंगे, और संस्थानों को किसने नीलामी पे रख दिया ये पूछेंगे। 73 में चीफ जस्टिस, 77 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में किस तरीके से चीफ जस्टिस को बनाया गया आउट ऑफ द वे, और जिस तरीके से पिंजरे में तोता का जो बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ये सब बता रहा है कि किस तरीके के। देखिए इनके अलायंस केवल सत्ता स्वार्थ के लिए और कुछ नहीं है। ये महागठबंधन बोलने चले थे, महागठबंधन तो कहीं बना नहीं, गठबंधन जरूर बना, लेकिन हाँ जब चुनाव के बाद जरूर अगर सत्ता का कहीं भी इनको 1% भी लगेगा तो ये महागठबंधन बनाने को क्यों, क्योंकि जिस तरीके से पिछले बार 10 साल घोटालों का सरकार बना, तो जनता को पता है कि इस महागठबंधन के पचड़े में नहीं आना। अगर ये बना तो मजबूर सरकार बनेगी और घोटाले के रोजाना एक घोटाले का पर्दाफाश होगा। तो आज मोदी जी के सामने उनके स्ट्रेचर का कोई भी नेता विपक्ष में विकल्प के तौर पे खड़ा नहीं हो सकता। विनय जी, विपक्ष को भी मालूम है मोदी जी के कद का नेता कहाँ है विपक्ष में? नहीं हो पा रहे। मोदी जी के कद का नेता उन्हें चुनौती देने के लिए कहाँ है विपक्ष में? सही कहा समनम पांडे जी ने, सही कहा। इस कद का नेता होगा कहाँ जब वो कहते हैं कि आज हमारे देश के लिए खतरा हमारे देश के अंदर है। अब बताइए प्रधानमंत्री आज आपको बनाया गया, बोलेंगे किस लिए बनाया गया? अगर कोई देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार कीजिए, उसे गिरफ्तार कीजिए। लेकिन आप लोग अगर पूरा देश राष्ट्रीय सुरक्षा पे देती है, जनता का पैसा बर्बाद करती है, सुरक्षा पर एकजुट है, विपक्ष क्यों देश से ये कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? आपने कहा गठबंधन की बात जो की, आप यह बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किस प्रदेश में नहीं है? देखिए भारतीय जनता पार्टी बिहार में झुक करके लड़ रही है, जितनी सीटें थी उससे भी कम पर लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ कुल 47 पार्टियों का गठबंधन था, अभी जल्द तो एक गठबंधन और जुड़ गया उनके साथ। आप ये भी देखिए हम अपने अलायंस को कैसे साथ लेके चलते हैं, कितना सम्मान करते हैं। हम 2014 में 22 सम्मान करते हैं, आज हमारे साथ 40 से ज्यादा अलायंस साथ आने को तैयार है। तो आपको अलायंस के आपके साथ आने वालों का सम्मान करने की जुमलेबाजी तो मत करिए। प्रदेश की पूरी संपत्ति को जब्त करने वाले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आय से अधिक संपत्ति में, और ये देश को समझा रहे हैं हम 50 साल और दूसरी पार्टी आप लोग परिवार को संपन्न करने के लिए पार्टी बनाते हैं, न कि देश को। आपको परिवार का विकास चाहिए, देश का नहीं। हम देश का विकास देखते हैं। जनता हुई या कोई भी भारत का संविधान हुआ, इनके लिए किसी का कोई मतलब नहीं है। सीबीआई को तोता बना करके रखा हुआ है। इन्होंने सारे संविधानों को केवल परिवार का आदर करते हैं। चुनाव आयोग जनता जानती है आपकी विचारधारा परिवारवाद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग के गोपनीय जो बैठके हैं उसको पहले से वो पब्लिक डोमेन में ले आते थे। ठीक है, तो बताइए इनके लिए संस्था कौन सी चीज है? आप
प्रियंका जी, एक सेकंड मैम, प्रियंका जी, आपको जवाब इस बात का जरूर देना चाहिए जो मुझे मालूम था कि इस डिबेट में उठेगा, और आप ये कह रहे हैं कि मुद्दों से भटक जाती है बीजेपी और लगातार जनता को भटकाने की कोशिश कर रही है, कभी किसी आड़ में, कभी किसी आड़ में, लेकिन उसको मौका कौन देता है? अगर मसूद अजहर जी कहा जाएगा तो बीजेपी को हथियार तो आप लोग ही देते हैं ना वार करने के लिए। देखिए, अगर वो पूरी स्पीच आप सुनेंगी तो उसमें एक व्यंग किया गया था कि मसूद अजहर जी को वो जो है अजीत डोभाल लेके आराम से फ्लाइट में बिठा के और फिर छोड़ने गए थे। ये एक व्यंग था जिसको इन्होंने एक मुद्दा बना दिया। अब चलिए इन्हीं की पार्टी के लोगों पे आ जाते हैं। सुनिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आप भी ऐसी बातें कर रही हैं, आप करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब मुरली मनोहर जोशी को ले लीजिए, श्री हाफिज सईद, श्री लगाया उन्होंने, जानबूझकर श्री लगाया। अरे श्री तो नहीं लगाते हैं ना किसी आतंकवादी के नाम पे। अब आप आइए, इनके जो रविशंकर जी हैं, रविशंकर ने हाफिज जी कहा, उसका वीडियो वायरल हो चुका है। आप अपना तो गढ़ देखिए, आप अपने अंदर जो पैबंद लगे उनको तो देखिए, आप दूसरों पे उंगली उठाने निकल जाते हैं। अब बहुत समय तो रहा नहीं कि आप कुछ भी बोले, लोग जनता मान लेगी। सुरक्षा की जहाँ बात आती है, देश की सुरक्षा तो साथ खड़े थे मैडम आपके, देश की सुरक्षा की बात आप कर रही है, तब तुम साथ खड़े हुए थे। आप ही फोटो खिंचवाने में बिजी हुए थे, आप ही जो है मगरमच्छ निहारने में बिजी हुए थे, चुनावी रैलियां करने में बिजी होते थे। अरे सबूत तो वो मांग रहे थे जिनके परिवार के लोग शहीद हुए थे। कांग्रेस पार्टी नहीं मांग रही थी, कांग्रेस पार्टी नहीं मांग रही थी। गलत बात बोल रही हैं आप। तिवारी को देखा था फौजी की शहीद थे ना, उनके परिवार की माएं मांग रही थी सबूत। गलत आप मांग रही थी सबूत। देश को बेचने का काम आप कैसे कर रहे हैं? क्यों नहीं आया? नरेंद्र मोदी 10-10 लाख के सूट पहन रहा है, आराम से घुस रहा है विदेशों में। प्रियंका जी, एक सेकंड, मुद्दों से भटकते नहीं है। प्रियंका जी, एक और सवाल आपसे है मेरा, और वो ये है कि भले ही कांग्रेस ये कह रही है कि हम नरेंद्र मोदी को सीधे टक्कर दे रहे हैं, गुजरात में अहमदाबाद में CWC की बैठक हो रही है, लेकिन हालात जो हैं जिसका एक लाइन में जवाब देकर आप आगे बढ़ गई, उस पर आपको सोचना चाहिए, उस पर आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए 4 दिन में तीसरे विधायक ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, ये खबर है। और अगर इस बड़ी बैठक के एक दिन पहले पार्टी को एक झटका लगा है, कांग्रेस विधायक ने सोमवार को पार्टी छोड़ दी, विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। जामनगर विधानसभा क्षेत्र से वल्लभ धारबिया ने गांधीनगर में विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अगर इस तरह की खबरें आएंगी और लगातार आएंगी, 4 दिन में तीसरे विधायक ने इस्तीफा दिया है, तो अंदर खाने जो मतभेद है उस पर पहले विचार करना चाहिए आपको कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। अगर पार्टी के अंदर कोई मतभेद चल रहा है तो उसको तुरंत उसका सॉल्व किया जाना चाहिए। तो उस पर विचार चल रहा है तो जरूर उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब उनकी क्या प्रॉब्लम्स रही थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया, ये सारी चीजें अभी जनता के सामने नहीं है और अभी मेरे ख्याल से किसी के सामने भी नहीं है। हाँ। तो वो सारी चीजें जब पता लगेंगी तो उसके बाद पार्टी उसके हिसाब से अपना जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो इसके बारे में पूरी काम करेगा, क्योंकि हमारा जो हमारी पार्टी है वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने वाली पार्टी है और हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनने वाली पार्टी है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत जो इशू है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ, शबनम जी और विनय जी, लेकिन पहले ओपी यादव जी आपसे समझना चाह रही हूँ मैं कि जो अंदर खाने मतभेद हैं, जो ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि समझा जाएगा, देखा जाएगा, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, लेकिन अगर इन मतभेदों को जल्द से जल्द दूर नहीं किया गया तो कितनी मुश्किल कांग्रेस के लिए हो सकती है, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। जी देखिए सुब्रा जी, जो गुजरात की पॉलिटिकल जो इक्वेशन है वहाँ पर 1980-84 के आसपास जब कांग्रेस के बड़े छत्रप अमर सिंह चौधरी और माधव सिंह सोलंकी टाइप के बड़े नेता हुआ करते थे उस जमाने में। उसके बाद 89 में जनता दल में जब चिमन भाई पटेल आए और बाद में वो कांग्रेस में आ गए, उसके बाद कोई बड़ा छत्रप नहीं आया जो केशु भाई पटेल, सुरेश मेहता, शंकर सिंह वाघेला और मोदी साहब की बनिस्बत उतनी बड़ी हायरकी को, प्रोफाइल को मेंटेन कर सके। हाँ, शंकर सिंह वाघेला साहब लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ दिन रहे और गुजरात में ऐसे लगा कि गरम गरम चलेगा मामला। उसके बाद आप देखिए कि शक्ति सिंह गोहेल भी गुजरात में है और अर्जुन भाई मोढवाड़िया भी हैं, भरत सिंह सोलंकी भी हैं, तुषार चौधरी भी हैं और अभी परेश भाई धनाड़ी जो खुद पाटीदार समाज से आते हैं उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। और देखिए चावड़ा समाज से, बैकवर्ड समाज से प्रदेश अध्यक्ष लाई है कांग्रेस। तो कांग्रेस में जो हैं तो छत्रप 6-7 जैसे मध्य प्रदेश की तरह काफी छत्रप है वहां, लेकिन जो इंटेक्ट होकर के कोई एक को नेता माने। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, चूंकि प्रधानमंत्री का होम स्टेट है गुजरात, तो आप अहमद पटेल जब राज्यसभा गए थे तब देखिए उस समय भी
कांग्रेस के कई विधायकों को तोड़ फोड़ और किसी तरह अहमद पटेल साहब पार्लियामेंट राज्यसभा का चुनाव जीते, उसमें छोटू भाई वसावा की बड़ी भूमिका थी। और उस समय राघव जी भाई पटेल बड़े कई बार के विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, उनको बीजेपी ने तोड़ने का काम किया और वो उनका वोट भी खराब हो गया था। तो कहीं ना कहीं अस्थिर करने की, कांग्रेस को अस्थिर करने की बीजेपी के फोल्ड से भी बड़ी तगड़ी कोशिश होती है। क्योंकि गुजरात जैसे राहुल गांधी मैसेज करने अहमदाबाद पहुंचे हैं, उसी तरह नरेंद्र मोदी तोड़फोड़ करके, प्रधानमंत्री जी या उनकी टीम भी ये चाहती है कि गुजरात से मैसेज जाए। और देखिए जैसे मध्य प्रदेश में सारे छत्र इंटैक्ट करके चुनाव लड़े और कांग्रेस ने बढ़िया नतीजा दिया। तो कांग्रेस में, और दूसरा जो सामाजिक जो सोशल फोर्स आई है सियासत में, ऊना आंदोलन से और पाटीदार आंदोलन के बाद जो तीनों ये छत्र पाए हैं, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट होने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो जो कांग्रेस की रीति और नीति है उसको बहुत लोग बड़ी जल्दी नहीं समझ पाते, क्योंकि कांग्रेस होल की बात करती है, कांग्रेस एक समुद्र है। तो कांग्रेस की रीति नीति को समझने में वही झंझट हो जाता है। और उसी की परिणति है कि जो 3-4 विधायक, और दूसरा लगातार 89 से सत्ता से बाहर रही है। लास्ट में चिमन भाई पटेल और सीडी पटेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर और नरहरि अमीन का बात छोड़ दिया जाए तो लगातार सत्ता से बाहर रही है कांग्रेस। ठीक है, लेकिन ये जो 3 विधायकों की हम बात कर रहे हैं, उनका पार्टी छोड़ना, क्या इनके कुछ गहरे मायने हैं, या फिर हम ये समझें कि सभी पार्टियों में हो रहा है इसलिए कांग्रेस में भी कुछ अंदर खाने मतभेद हो सकते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जिस तरह तीनों विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, देखिए जैसे सीएलपी, जब परेश भाई धनाड़ी को सीएलपी बनाया गया, पाटीदार समाज थे, अल्पेश ठाकुर साहब भी चाहते थे कि या तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या लीडर ऑफ अपोजिशन गांधीनगर में असेंबली में दर्जा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं वो भी नाराज होते नजर आए, क्योंकि बैकवर्ड, खासकर शंकर सिंह वाघेला के बाद जो शून्य अवकाश था बैकवर्ड पॉलिटिक्स में, उसको अल्पेश ठाकुर ने पूरा किया है। तो उनकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई थी। और चिमन भाई पटेल, केशु भाई पटेल के बाद बड़ी तेजी से उभरे हैं हार्दिक पटेल, तो वो भी एक छत्रप है। और दलित आंदोलन में आप देखिए कि जो आदिवासी, दलित और बैकवर्ड की पॉलिटिक्स है, राजपूत की जो पॉलिटिक्स है गुजरात की, उस पॉलिटिक्स का ही ये नतीजा है। और दूसरा, सत्ता प्रतिष्ठान में स्थापित होने की जो कोशिश है, देखिए जो 10-20 सालों में जो ट्रेंड्स हर राजनीतिक दलों में आया है कि जो गर्म खून है वो बहुत जल्दी स्थापित होना चाहता है, उसको तुरंत भूमिका चाहिए। और कांग्रेस में पहले आदमी को समझने में भी काफी समय चला जाता है। हाँ, तो ये तो इन तीन लोगों की बात हुई जो युवा चेहरे हैं, जिनमें से कांग्रेस का दामन अब थाम रहे हैं जाकर के हार्दिक पटेल, लेकिन जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ सर। जी, देखिए जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, कहीं ना कहीं उनके 4 दिन में 3 विधायक हैं निश्चित तौर पर। और ये 2000 में विनय जी इसके बाद आपके पास 2019 के पार्लियामेंट चुनाव की गहमा गहमी, क्योंकि इलेक्शन मोड में, और गुजरात के रोल मॉडल को ही मार्केटिंग करके, ब्रांडिंग करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपना एक स्थान बनाया है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी एक कारण है। और दूसरा यह है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी सियासत में मायने रखती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी, सही कह रहे हैं आप। लेकिन विनय जी, आप अपनी बात रखिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि डिबेट का जो अगला हिस्सा है, वक्त हमारे पास बहुत नहीं बचा है, उसमें हम उस पर फोकस करें। और वो है कि अगर हार्दिक पटेल गुजरात में आज समीकरणों को बदल रहे हैं, वहां कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो इससे देश भर में, खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जहां पर पटेलों की बड़ी संख्या है, यहां पर क्या संदेश जाएगा, यहां पर उसका क्या असर पड़ेगा, ये मैं आप सबसे एक एक करके जानना चाहूंगी। पहले विनय जी। देखिए, मैं 2 चीजें बता दूं। आपने कहा कि भी जैसे पार्टी छोड़े, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपने स्वभाव के अनुरूप यह काम तोड़ फोड़ जोड़ तोड़ इसका पुराना स्वभाव रहा है। इसमें कोई बड़ी, ऐसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 100 से ऊपर विधायक आज समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं कि 2019 का चुनाव हारे, आप हराइए और हम पूरी पार्टी जो है एक अलग पार्टी बना करके योगी सरकार को गिराने, क्योंकि योगी सरकार के कार्यों से कोई जनता, कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता खुश नहीं है। वह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 2019 में पूरे भारतीय जनता पार्टी का विधायक, यह चाहता है, इसका आपको उदाहरण दिखा गोरखपुर में, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बखूबी साथ निभाया कि इनको जो है योगी को वहां से हराया जाए। और वहां के जनता ने, जो जनता त्रस्त थी, जो वहां के गरीब त्रस्त थे, जो वहां के दलित त्रस्त थे, इन्होंने खूब बढ़ चढ़ के भागीदारी करा और गोरखपुर में योगी के गढ़ में योगी जी को हरा करके दिखाया। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इधर से उधर चुनाव का समय है, उनके अपने अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, उसको न पूरा होने पर इधर से उधर जाते। बहुत से भाजपा के विधायक देखिए सपा में भी आ रहे हैं, जो पूर्व विधायक हैं, बहुत क्या कहते, तो जाते आते रहते चुनाव के समय ये सब। और रही बात मुद्दों की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दे नहीं है।
वह देश की जनता की दो सबसे अहम भावनात्मक चीजें उन्होंने पकड़ रखी है। हमारे देश के लिए, देश की जनता के लिए देश बहुत एक नंबर पे है, उसके बाद उसका धर्म। तो दोनों को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इससे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर रोटी खाई, उनको बेचा, आज देश के पीछे पड़ा है। हम चाहते हैं, देश की जनता चाहती है, इनके पीछे पड़ने से पहले इनको 2019 में आने वाले चुनाव में उनको उखाड़ फेंका जाए कि अब देश को बेच न पाए, क्योंकि देश के कई ऐसे इंस्टीट्यूटों को इन्होंने बेचा है, एयरपोर्ट बेचा है, लाल किला बेचा है। आगे देखिए अपने पूंजीपति मित्रों के लिए क्या क्या नहीं बेचते। मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए, फिर शबनम जी के पास जाऊंगी। पटेल वोटर्स पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, यह पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में थे और आज भी हैं। उत्तर प्रदेश के गठबंधन ने ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 0 पर लाना है। आप देखिएगा, बहुत अप्रत्याशित परिणाम होगा। भारतीय जनता पार्टी को हम यहाँ 0 के आंकड़े पे न सिमट कर रख दिए तो बताइएगा, शबनम जी चलेगा नहीं उत्तर प्रदेश। इंतजार कर रहे हैं आपके बीजेपी के विधायक उत्तर प्रदेश में कि केंद्र में बीजेपी की सत्ता जाए और वो जो हैं रास्ता अलग देखें, ये दावा कर रहे हैं विनय जी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी। शुभ्रा जी, विपक्ष को मुंगेरी लाल के सपने देखने दीजिए। ये योगी जी और मोदी जी की गढ़ की क्या बात बोलते रहिए। प्लीज आप बेरोजगारों को पूरा करने दीजिए, उसके बाद शबनम, उसके बाद प्रियंका जी आपके पास आऊंगी। घबराइए नहीं, बिना नमक का पकौड़ा में स्वाद है। अगर बोलने दें तो मैं बोलूं। नहीं, आप ही बोलिए, आप ही से जनता जवाब मांगेगी। जी शबनम जी, अपनी बात रखिए भाई, रखिए मैम। देखिए, जो लोग विपक्ष में हैं वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं और गढ़ बचाने की बात मोदी और योगी जी का कहते हैं। ये लोग अपने मोदी जी नहीं बचा पाएंगे, अपना घर नहीं बचा पा रहे, ये अपना घर नहीं बचा पा रहे, अपना घर नहीं बचा पाएंगे। बहुत सही बात कहा आपने, स्वागत करते हैं आपकी बात का। मोदी जी अपना घर नहीं बचा पाएंगे, आपकी बात का स्वागत है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ होना चाहिए। निकल पाए तब तो देखा जाए। 44 का आंकड़ा ऐतिहासिक आंकड़ा है, मोदी जी वो आंकड़े पे कांग्रेस पहुंच गई, पर रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। सपा के अपना परिवार नहीं बचा पाए, गढ़ की तो बात छोड़िए, सपा तो अपना गढ़ नहीं बचा पाए। सपा की और बसपा के सामने अखिलेश जी घुटने टेक लिए, चाहे जितनी सीट दीजिए, लेकिन नीतीश के सामने घुटने टेक दिए तो और अलगाववादी नेताओं के सामने घुटने टेक दिए। 0 दिया, किसी को 44 लिबरेशन फ्रंट जिनको कहते थे देश के लिए, उसके सामने घुटने टेक दिए। जनता को ये बताने की जरूरत नहीं है हमने क्या किया। देश हानिकारक होने कितने नाम गिनाए। हमारा विकास जनता के घर में पहुंचा है। जनता को मालूम है कि किसको आप चाहे विचारधारा की बात कर लें, संविधान की बात कर लें, संस्था की बात कर लें, जनता को मालूम है कि आजादी के बाद से विपक्षियों ने क्या लूट खसोट किया है। सबका परिवार एकदम आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसा हुआ है और हमने केवल हमारी सरकार ने विकास किया और जनता हमारे साथ है। और पटेल की जहां तक करिए तो उत्तर प्रदेश में पटेल समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ था और रहेगा। नहीं है। आप मुंगेरी लाल के सपने देखिए, वो तो साज ही देख रहे हैं। 50 साल ऊपर, पता नहीं ईश्वर करे उनका उम्र रहे, पहले से निर्धारित कर दिया, भगवान को भी झूठा कर दिया। प्रियंका जी अपनी बात रखिए, फिर ओपी यादव जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आज जो रैली है वो मोदी जी और अमित शाह जी की गढ़ में जाकर एक लोकसभा चुनाव में जोश फूकने का काम कर रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं ये लोग। तो जरूरत पड़ गई ना याद करने की, जब सत्ता में तो महात्मा गांधी को कूड़े में डाला। बीजेपी को दर्द हो सकता है क्योंकि ये नाथूराम गोडसे के पुजारी है, महात्मा गांधी के पुजारी नहीं है, नाथूराम गोडसे के पुजारी है। ये केवल सत्ता स्वार्थ में रहने वाले लोग हैं। स्वार्थ के लिए उनके चश्मे का यूज किया, कितना भारत स्वच्छ हो गया, कितना हमने स्वच्छ किया भारत, हमने स्वच्छ किया भारत और भारत की स्वच्छता प्रदूषण की स्थिति बता दीजिए, हमें स्वास्थ्य बता दीजिए, बेरोजगारी का आंकड़ा बता दीजिए जो आप दे नहीं पा रही है, बेरोजगारी का आंकड़ा आप बताइए, भूख से मरने वालों की संख्या
गरीबों की गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी, उस शौचालय में पकौड़े भी नहीं तले जाएंगे इस स्थिति में, एक किस्त मिला दूसरा 14 सालों की सरकार है तो यही काम करेंगे, ये उसका भी जवाब दीजिए। सपा तो उनके हाथ से पकौड़े भी छीन ले जाएंगे। अच्छा, तो पकौड़े का बिजनेस चालू कर रही है भाजपा, जनता के लिए। घोटाले की सरकार रही है, घोटाला तो आपने किया है, नोटबंदी करके घोटाला किया। एक सेकेंड प्रियंका जी शबनम जी एक सेकेंड प्लीज, मुद्दों से भटकिए मत। हम पाटीदार वोटर्स पे बात कर रहे थे, आप लोग पता नहीं कहाँ चले गए। ओपी यादव जी, जो सवाल मैं सबसे पूछना चाह रही थी, जिस पर हालांकि बात ज्यादा नहीं हो पाई और इधर उधर की बात ज्यादा हुई, वो ये कि पाटीदार वोटर्स पर कितना असर पड़ेगा। हार्दिक पटेल अगर गुजरात में कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में खासकर आप देखिए कि मिर्जापुर बांदा के आसपास का एरिया ले लिया जाए, या बरेली के सराउंडिंग का एरिया, लखनऊ से लेकर के और महाराजगंज तक, लखीमपुर खीरी से लेकर महाराजगंज की तराई की पूरी ज्यादातर पार्लियामेंट, बहराइच, बाराबंकी, कैसरगंज, सारी ज्यादातर पार्लियामेंट कुर्मी डोमिनेटेड पार्लियामेंट है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक चीज का बस फर्क है कि गुजरात में पाटीदार जो है, पटेल समुदाय है, अपर क्लास में आता है और उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड समाज में आता है। बस इतना फर्क है, इसके अलावा प्रासंगिकता वही है। और दूसरी जो कि कांग्रेस में वो शामिल हो रहे हैं, और अभी तक उत्तर प्रदेश में जो पटेल समाज है वो समाजवादी पार्टी में कहीं बेनी प्रसाद वर्मा रहे, कहीं राम प्रसाद चौधरी रहे, संतोष गंगवार रहे, नरेश उत्तम रहे, अलग अलग पार्टियों में मैं पूरी बात मेरी आ जाने दीजिए विनय सिंह जी। मेरे कहने का मतलब कि कुर्मी बिरादरी के उत्तर प्रदेश में हर पार्टी के पास अपने अपने छत्रप हैं। कहीं राम प्रसाद चौधरी हैं, कहीं बेनी प्रसाद वर्मा हैं, कहीं संतोष गंगवार हैं, कहीं जीएल कनौजिया हैं, कहीं परसराम कनौजिया हैं, कहीं बाल कुमार पटेल हैं। अलग अलग छत्रप हैं। पूरी बातचीत का मर्म ये है। और चूंकि हार्दिक पटेल जो नेशनल फिनोमिना में कांग्रेस के पास एक पाटीदार समाज के और पटेल समाज के बड़ा छत्रप आ गए हैं। अभी मध्य प्रदेश में भी उनकी बड़ी उपयोगिता रही। सतना साइड चूंकि कुर्मी लैंड है पूरा, तो वहां काफी उपयोग किया कांग्रेस ने उनका, जब वो दल में नहीं थे तभी उन्होंने अपने किसान सेना के माध्यम से या सामाजिक संगठनों के माध्यम से काफी मूवमेंट किया और कांग्रेस की जीत में उनकी बड़ा रोल था। तो अब राष्ट्रीय परिदृश्य में हार्दिक पटेल का बड़ा उपयोग कांग्रेस करेगी। और देश के सबसे बड़े राज्य, हिंदी हार्टलैंड के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कुर्मी जो गैदरिंग पॉइंट है, कुर्मी डोमिनेटेड पार्लियामेंट सेगमेंट है, वहां पर निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में कुछ ना कुछ तो माहौल उनका बनेगा। इसके अलावा मोदी विरोध की राजनीति में भी उनका बड़ा उपयोग करेगी, क्योंकि बड़े अग्रेसिव होते हैं ये युवा जब वोट जब बयान देते हैं करता है। हाँ, शबनम जी क्या कह रही हैं आप? हमारे साथ जो अपना दल हमारे सहयोगी है वो पटेल बिरादरी को ही प्रतिनिधित्व कोई नाराज नहीं है। हमारे 22 सहयोगी 2014 में थे, आज 44 के कागार के आ गए। हमसे कोई नाराज नहीं, हमारे पुराने साथी हमारे साथ हैं। आपके पुराने ये जो कह रही हैं ओपी यादव जी, ये जो शबनम जी कह रही हैं कि यहाँ पर अनुप्रिया पटेल हैं बीजेपी के साथ, हालांकि बीच में कुछ अनबन हुई थी, लेकिन इलेक्शन से पहले मुझे लगता है वो सब ठीक हो जाता है। राजभर साहब ने भी कल कहा है कि मोदी जी ही इलेक्शन जीतेंगे और वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। अनुप्रिया पटेल भी ऐसे ही लग रहा है कि हमारी पार्टी दल की ओर से यही लग रहा है। लेकिन लोगों को बोलने की आजादी, लेकिन ओपी यादव जी, जो ये लग रहा है कि बीजेपी की तरफ जो पटेल लीडर्स हैं या फिर कांग्रेस की तरफ अब जो गैदरिंग हो रही है, अगर आप तुलना करें दोनों की, तो अपील कैसी लगती है दोनों तरफ की? देखिए, हार्दिक पटेल की अपनी प्रासंगिकता है, राष्ट्रीय प्रासंगिकता के हैं। चाहे आशीष पटेल जी हों, अनुप्रिया जी हों, सोनेलाल पटेल जी जब सियासत में, आप देखिए जब उनके 3 विधायक जीते थे, अतीक अहमद, अंसार अहमद, सुरेंद्र सिंह पटेल जब जीते थे, या वो मिर्जापुर और प्रतापगढ़ के सराउंडिंग में ही अपना दल का पृष्ठभूमि रही है। पूरे प्रदेश में क्योंकि बीजेपी के पास अपने कुर्मी लीडर हैं, संतोष गंगवार और प्रेमलता कटियार, विनय कटियार अपने नेता हैं उनके, तो इनकी जो प्रासंगिकता रही, अपना दल एस की जो प्रासंगिकता, वो 2 धड़ों में है। कृष्णा पटेल जी, पल्लवी पटेल जी दूसरी साइड हैं, तो वो किसके साथ जाएंगे सेकुलर सियासत में, वो अलग का विषय वस्तु है। तो कहीं ना कहीं वो मिर्जापुर और प्रतापगढ़ के आसपास, तो जिस तरह उत्तर प्रदेश में पटेल समुदाय 4 धड़ों में डिवाइड हो रहा है, जैसे बेनी प्रसाद वर्मा जी की अपनी एक उपयोगिता है, राममूर्ति सिंह वर्मा जी की, रवि वर्मा जी पार्लियामेंट में बड़े संवेदनशील पार्लियामेंटेरियन माने जाते हैं। तो चूंकि उत्तर प्रदेश में तो डिवीजन होगा पार्टी, यानी कि आपको लग रहा है कि इस कदम से उत्तर प्रदेश में भी, गुजरात में भी कांग्रेस को गेन होने जा रहा है निश्चित तौर पर। लेकिन अगर कांग्रेस को गेन हो रहा है तो विनय जी आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये लग रहा है कि आप लोगों के रास्ते अलग अलग हैं और अगर कांग्रेस को फायदा है तो आपको नुकसान है। देखिए, हमें कहीं नुकसान नहीं है। हमने
इस तरह की राजनीति, कभी बांटने की राजनीति नहीं की है। हमने गरीबों की, मजदूरों की, बेसहारों की, जो लोग जो रोजगार नहीं पाए, जिनको इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, जाएंगे ना कांग्रेस के होने की वजह से, वोट तो कट जाएंगे ना। कहीं कुछ नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर के साथ भाजपा, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ जीतने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी शून्य पर आने जा रही है। इसीलिए आज यह सुसस्ता अवस्था में शून्य पर खड़ी है और यह शून्य पर आएगी, ये हमारा दावा है। ये जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मोदी जी को भी जीतने नहीं दिया जाएगा। मोदी जी भी आज की तारीख में चुनाव हार रहे हैं, वह अपने लिए कहीं से और जगह तलाश कर रहे हैं, जिसको सबनम पांडे जी ने भी कहा भी है कि मोदी जी अपना गढ़ नहीं बचा पा रहे। तो यह सत्य है, गलती से निकला हो या सही निकला हो, मोदी जी अपना गढ़ नहीं बचा पा रहे और यह हार रहे हैं। और मैं इनको, हम लोग हराने जा रहे हैं। समाजवादी और बहुजन समाजवादी गठबंधन बहुत ही लंबे अंतर के साथ, अपने पूरे गठबंधन के साथ, हम हमारे जितने भी गठबंधन में हैं के साथ हम उत्तर प्रदेश से मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी को हटाने जाए। लेकिन प्रियंका जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर गुजरात आप लोगों के लिए इतना अहम है और वहां से CWC की बैठक हो रही है और एक संदेश दिया जा रहा है कि आप लोग वहां से टक्कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, तो क्यों ना ये माना जाए कि आप लोग भी मुद्दों से ज्यादा चेहरे को अहमियत दे रहे हैं। बार बार हर रैली में करीब करीब राहुल गांधी जो है जिस लहजे का प्रयोग करते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, अब तो ये कहने लगे हैं लोग कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना दूसरे पक्ष को लाभ ही पहुंचा जाता है। अगर आप चोर जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर रैली में कर रहे हैं, और अब देखिए गुजरात में बैठक भी हो रही है, आप कह रहे हैं कि गुजरात में बैठक भी अब हो रही है, तो क्या ये नहीं समझा जाए कि आप लोग भी मुद्दों से ज्यादा चेहरे को अहमियत दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, जिस तरह से वो सीधी टक्कर ले रहे हैं और उनके जो कारनामे हैं वो पूरी जनता के सामने रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने झूठ की राजनीति की है, जुमलों की राजनीति की है, और उसका विरोध होना चाहिए। कम से कम कोई आप बता दीजिए आपने कितनी गरीबी हटाई। अरे चलिए आप ही बता दीजिए, आप आंकड़ा दे दीजिए कितनी गरीबी हटा दी आपने। 5 साल में लोगों को और गरीब कर दिया आपने। 5 साल में जो कृषि की आय है उसको कम कर दी, ग्रामीण में जो कृषि से जुड़े और रोजगार था उसको कम कर दिया। आमदनी हुई किसकी? 15 लाख के आप जवाब दे दीजिए, 15 लाख के आप जवाब दे दीजिए। ये क्या था जुमला? ये था 15 लाख। आपने किसी को 15 लाख, उसमें गरीबों को जो बेरोजगार है, अच्छा जुमला 15 लाख है, और अच्छा जुमला 15 लाख है। पहले गरीबी हटाओ जुमले का जवाब चाहिए। जनता को पहले गरीबी हटाओ जुमले का जवाब चाहिए। 15 लाख आया क्या? पहले गरीबी हटाओ जुमले का जवाब 15 लाख आ गया क्या? अरे हम तो फिर भी 15 लाख आ गया क्या? हम तो फिर भी गरीबों के 15 लाख आ गया क्या? कितने लोग लाइन में लगे? भी स्वास्थ्य पे नहीं कर सकते। गरीबों का पैसा नीरव मोदी ले गए, मेहुल चौकसी ले गए, माल्या ले गए, मोदी जी के मित्र ले गए। भ्रष्टाचार उस कार्यकाल के हैं और उसका जवाब ले रही है हमारी सरकार। ठीक है, ओपी यादव जी, ओपी यादव जी, वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है, विदेश घूम रहे थे। कम बचा है। ओपी यादव जी, सवाल ये है कि अब हार्दिक पटेल आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, 12 तारीख है, आज CWC की बैठक हो रही है गुजरात में। 1 मिनट मैम, ठीक है, 1 सेकंड, तू मैम से काम नहीं चलेगा, मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी आप लोगों को। जब भी मुद्दों पर बात होती है आप लोग भटक कर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। 1 सेकंड, ओपी यादव जी, क्या आप हार्दिक पटेल को एक फेस की तरह या फिर एक स्टार प्रचारक की तरह इस्तेमाल कर सकती है कांग्रेस पार्टी, और उसका कितना असर होगा? क्योंकि युवाओं में वो क्षमता होती है कि वो जब और जो ये युवाओं की हम बात कर रहे हैं उनकी अच्छी खासी अपील है लोगों में, अपने अपने समुदायों में, तो उसका कितना कांग्रेस इस्तेमाल कर सकती है और इसका कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, जो हार्दिक पटेल का जो सामाजिक आंदोलन रहा है वो कहीं ना कहीं गुजरात से शुरू हुआ और देश के सारे भागों में उनकी मूवमेंट रही, खासकर जहां कुर्मी समुदाय के लोग हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज एंटी मोदी जो उनका स्टैंड रहा है, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उनको स्टार प्रचारक के रूप में उपयोग करेगी। और चूंकि सरदार पटेल की कम्युनिटी से भी आते हैं, तो पटेल साहब की कम्युनिटी से आने का भी कहीं ना कहीं उस दर्शन का भी लाभ उठाने की कांग्रेस कोशिश करेगी। और नौजवान भी हैं, और जो 3 नौजवान नेताओं की जोड़ी ने राहुल गांधी
गांधी के साथ जब ये तीनों की जोड़ी मिली तो वहां गुजरात की सियासत में बड़ा चेंज आया। और गुजरात की जो वहां की स्टेट लीडरशिप है, ज्यादातर नौजवान लोग हैं, चाहे अजीत चावड़ा हो, चौधरी साहब हो, चाहे तुषार सोलंकी, जितने भी लोग हैं, सारे लोग नौजवान चेहरे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका उपयोग पूरे देश की सियासत में हार्दिक पटेल का कांग्रेस करेगी। और जो बैकवर्ड चेहरा के रूप में कहा जाए या पाटीदार या पटेल चेहरा के रूप में कांग्रेस पूरे देश में गुजरात से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक सब जगह इनका उपयोग करेगी। और एंटी बीजेपी की सियासत में इनका बड़ा उपयोग, जैसे अभी अखिलेश यादव जी से मिल करके गए तो कहीं ना कहीं उनके दोस्ती की जो सरहदें हैं बड़ी लंबी है, बुनियाद उनकी बड़ी है सियासी तौर पर देखा जाए, एक्सेप्टेंसी जो ग्राहता है उनकी वो लंबी है, तो उसका भी कांग्रेस उपयोग करेगी। पोस्ट पोल अलायंस में भी उनके संबंध। हालांकि बीजेपी की अपनी रणनीति है, विजय रूपानी को मुख्यमंत्री बना के उन्होंने ये मंशा जाहिर कर दी थी कि वो लगातार पाटीदार समुदाय को साधने में जुटी हुई रहेगी और उसके अपने अलग प्रयास रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। देखना होगा कि जो हालात बदल रहे हैं लोकसभा इलेक्शन से पहले, वो बदलते बदलते कहां पहुंचते हैं, क्योंकि हर दिन एक नई खबर आपको मिलेगी, हर दिन एक नया डेवलपमेंट, नया अपडेट आपको मिलेगा।